भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग इस पाठ के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं का अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पहला व्यापक आंदोलन था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 7 जनवरी 1921 में हुआ। गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का पूरे देश में उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ। अनेक लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक लोगों ने वकालत छोड़ दी। छात्रों और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और विदेशी सामान बेचने वाले दुकानों के सामने धरने दिए गए। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने गांधी जी के स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग थी। सही मायने में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। मध्य वर्ग चूँकि ज़्यादा शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग था, इसीलिए इन लोगों ने अपना व्यापक समर्थन इसमें दिया। इस मध्य वर्ग में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। मैंने पहले भी बताया कि वकीलों ने अपने वकालत को भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि मद्रास के अलावा यानी मद्रास को छोड़कर ज़्यादातर बिहार के प्रांतों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया था। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी ने केवल परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, इसलिए कि उनका अपना मानना था कि परिषद के चुनाव में भाग लेकर काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए इस पार्टी ने परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन अधिक सफल रहा। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक में लिखा है आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का मैंने बताया कि बहिष्कार किया गया था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई थी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और इस कारण से जो विदेशी कपड़ों का आयात होता था ब्रिटेन से, वह जो प्रति वर्ष 102 करोड़ रुपया खर्च होता था आयात करने में, उसकी कीमत घटकर 57 करोड़ रह गई। लगभग आधी कीमत हो गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। यह राष्ट्रीयता की भावना लोगों में उस समय जागृत हुई थी इस असहयोग आंदोलन के द्वारा। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर
केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। भारत की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। लेकिन यह सब कुछ बहुत दिनों तक अस्थायी नहीं रहा। इसलिए अस्थायी नहीं रहा कि जो खादी के कपड़े भारत में बनते थे वो विदेश में बनने वाले मशीनों के कपड़ों से महंगे होते थे, काफ़ी महंगा होता था और गरीबों को उसे खरीद पाना लंबे समय तक संभव नहीं था। दूसरी बात कि लोगों ने जिस विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया, राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता भावना के वशीभूत होकर, तो वो बहुत दिन तक वह भी कायम नहीं रह सका, इसलिए कि उसके स्थान पर भारत में कोई वैकल्पिक संस्थान तेजी से विकसित नहीं हो सका। अब जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चों ने जाना बंद कर दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। अब वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, शिक्षकों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, लेकिन उसके स्थान पर इनके लिए दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सका जहां ये रोजगार पा सकें या जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसीलिए विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो आज के पाठ में इतना ही। कल हम लोग ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का अध्ययन करेंगे। आप लोग बस इतना प्रश्न का उत्तर लिखिएगा कि असहयोग आंदोलन क्या था। धन्यवाद।